नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र गुप्ता आप सभी के साथ एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम पुनः फिर से एक वीडियो आप लोग के सामने मैं लेकर आया हूं, ठीक है? चलिए आज यहां पर देखते हैं संविधान का, भारत का जो संविधान हमने हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है? तो भारत के संविधान से संबंधित लेकर के यदि हम बात करें, ठीक है? तो ये वीडियो नंबर 7 है, ठीक है? इसके पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है? और उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है? पूरा का पूरा एक-एक चीज़ मैंने यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और वीडियो को देखिए ज़रूर, ठीक है? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? एवं बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है? चलिए, तो आज हम यहाँ पर आते हैं नागरिकता से संबंधित। आज मैं यहाँ पर आप लोग के सामने एक है जो संविधान का भाग 2 है, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं पार्ट 2 की बात करते हैं, तो संविधान का भाग 2 जिसे हम बोलते हैं नागरिकता, ठीक, बात करते हैं, ठीक है? तो सिटीजनशिप से संबंधित बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि नागरिक कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक है? या फिर संविधान जब लागू हुआ था, संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक कौन होगा? क्योंकि हमारे कारण ये है, ठीक है, कि हमारा जो देश की यदि हम बात करते हैं, तो हमारा जो देश था, वो 2 पार्ट में 1947 में डिवाइड हो गया था, ठीक है? इस कारण से कुछ न कुछ कंडीशन वहाँ पर बनाई गई कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है, या कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, उसको नागरिकता संबंधित क्या अधिकार होंगे, इससे संबंधित आज यहाँ पर पूरा टॉपिक यहाँ पर मैं आप लोग के सामने बताऊँगा। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं, तो भारत के नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं, वो जो 5 तरीके होते हैं, वो मैं आप लोग के सामने मैं यहाँ पर मतलब कि पेश करूँगा। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं भारत की नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, उसके बारे में आप लोग को बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए आज यहाँ पर तैयार हो जाइए नागरिकता को लेकर के, ठीक है? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है? यहाँ पर आपको मैं आप सभी को मैं, ठीक है? यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है? क्या बताने वाला हूँ। देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? पहचान ही गए होंगे, ठीक है? हाँ, ये देख सकते हैं, ये मैं ही हूँ, ठीक है? दीपेंद्र गुप्ता, क्लियर? ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं, जानिए यहाँ पर ये देख सकते हैं पार्ट 7, ठीक है? नागरिकता से संबंधित बात करते हैं, जानिए भारतीय नागरिकता से संबंधित यहाँ पर पार्ट 7 यहाँ पर देखिएगा, ये वीडियो नंबर 7 है। हम पार्ट 7 में लेकर के आए हैं। चलिए, आज यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये टॉपिक हमारे पास नागरिकता। कौन सा टॉपिक है? नागरिकता संबंधित बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नागरिकता को लेकर के हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर देखते हैं नागरिकता संबंधित हम बात करते हैं, तो आइए, ठीक है? आज हम यहाँ पर नागरिकता संबंधित यहाँ पर समझते हैं, ठीक है? नागरिकता जिसे हम क्या बोलते हैं? सिटीज़नशिप के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। सिटीज़नशिप की बात करते हैं, तो भारत की नागरिकता की बात करते हैं, तो भारत की नागरिकता इस भाग में दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं भाग 2 में भारत की नागरिकता, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जो कि यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की नागरिकता, ठीक है, को लेकर के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, कहाँ से कहाँ लेकर, ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 5 टू 11 कहाँ से कहाँ तक है? 5 टू 11 है, यहाँ पर ध्यान रखिए 5 टू 11, ठीक है? नागरिकता के आर्टिकल की यदि बात करते हैं 5 टू 11 है। स्रोत की जब बात करते हैं कि ये जो नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है? सोर्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन के संविधान है की बात करते हैं, स्रोत जो है वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से यहाँ पर क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से यहाँ लिया गया है नागरिकता। और जब नागरिकता की बात करते हैं तो पर ध्यान रखिए आप, ठीक है? कि नागरिकता से संबंधित जब हम बात करते हैं, तो हमारे देश की जो नागरिकता है, वो सिंगल सिटीज़न है, ठीक है? मतलब एकल नागरिकता को के प्रावधान को लिया गया है और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता ही है। इस बात करते हैं ब्रिटेन से एकल नागरिकता को लिया गया है। जबकि बात करते हैं कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता है, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँगा आप लोग के सामने, ठीक है? तो अमेरिका, ठीक है? अमेरिका की यदि हम बात करते हैं, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है? उसके अलावा यदि हम बात करते हैं, तो स्विट्जरलैंड की भी हम बात करते हैं, ठीक है? स्विट्जरलैंड, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड की जब हम बात करते हैं, ठीक है? जहाँ ये देख सकते हैं अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है दोस्तों, ठीक है? हमारे देश में केवल सिंगल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता, ठीक है? तो एकल नागरिकता को लेकर के यदि हम बात करें, तो एकल नागरिकता किस देश के संविधान में है? तो भारत के संविधान ने एकल नागरिकता को लिया है, जो कि स्रोत की यदि हम बात करते हैं, तो स्रोत कौन सा है? ब्रिटेन का संविधान।
क्लियर है ना? जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में क्या दोहरी नागरिकता कैसी है? दोहरी, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोहरी नागरिकता, ठीक है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता। इसका मतलब ये है केंद्र की जो केंद्र सरकार की नागरिकता है वो तो रहती ही है, ठीक है। दूसरे यदि हम बात करते हैं हर एक राज्य की अलग-अलग नागरिकता रहती है, ठीक है। जिस कण से भी बात करते हैं वहाँ पर समानता की बात करें, समानता तो हमारे समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि कोई राज्य यदि मान लीजिए व्यक्ति को, ठीक है, अधिक महत्व प्रदान कर रहा है, अधिक नौकरियाँ दे रहा है या अधिक मतलब कि कुछ भी ऐसा कोई योजना निकाल रहा है, कुछ भी मतलब जो सुविधाएँ होती हैं, तो हर एक नागरिक को वहाँ पर बराबर पूरे अमेरिका में नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राज्यों की नागरिकता अलग होती है। इस कारण से बात करते हैं अमेरिका की नागरिकता और स्विट्जरलैंड की नागरिकता में कैसी है? दोहरी नागरिकता यहाँ पर प्रदान की गई है। जबकि हमारे भारत की यदि बात करते हैं, तो भारत में ठीक है, तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक है? भारत में यहाँ पर देख सकते हैं एकल नागरिकता है। क्लियर? ठीक है? चलिए, अब यदि हम बात करते हैं इस नागरिकता से संबंधित यहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट ऐसे मतलब कि कुछ आर्टिकल हैं जो कि हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोग पढ़े भी होंगे, जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, ठीक है? मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार आखिर यदि हम बात करते हैं, ठीक है? मौलिक अधिकार तो हमारे पास 12 से 35 तक हैं, ठीक है? लेकिन यदि बात करते हैं केवल भारतीयों को ऐसे कौन से, ठीक है? ऐसे कौन से नागरिकता के अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ठीक है? ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है? भले ही यह भारत में रह रहे हों विदेशी नागरिक लेकिन उनको प्राप्त नहीं। तो आज मैं यहाँ पर आज आप लोग के सामने यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन-कौन से ऐसे अधिकार हैं या कौन-कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार, भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, ठीक है, विदेशियों को प्राप्त नहीं। को प्राप्त नहीं है। ऐसे कौन से अधिकार हैं? हाँ, ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है? पर यदि हम बात कर सकते हैं विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है? ऐसे कौन से अधिकार हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले यदि बात करते हैं अनुच्छेद 15, ठीक है? अनुच्छेद की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 15, ठीक है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद अनुच्छेद और अनु ये तो आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं पर विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 15 में क्या है, तो ये हम आगे आप लोग को जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो वीडियो हो आगे वीडियो में नेक्स्ट मैं आप लोग के सामने, ठीक है, ये मौलिक अधिकार संबंधी भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 15 आखिर क्या कहता है। अनुच्छेद 15 की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है धर्म जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि सरकारी सर्विस पाने के लिए केवल भारतीय नागरिकों को ही अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद बात करते हैं तो है, ठीक है। यहाँ पर बोलने के अधिकार की बात करते हैं, आने जाने की बात का अधिकार करते हैं, ठीक, कहीं रहने की बात करते हैं, ठीक है। जितने भी मौलिक अधिकार मतलब कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 के आधार पर कितने 6 मौलिक अधिकार 6 नागरिक 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं और वो पूरे के पूरे 6 अधिकार किसके लिए हैं? केवल भारतीय नागरिकों के हैं, ठीक है। वो कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिएगा वाक एवं अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा भी हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो संघ बनाने की,
संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, चौथा यदि हम बात करते हैं तो कहीं भी आने जाने स्वतंत्रता। पांचवा जब हम एक बात करते हैं तो कहीं मतलब देश के स्थान पर रहने। क्लियर, ठीक है। ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकार आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये 6 अधिकार आते हैं। ये केवल भारतीयों को नागरिकता प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 29 और 30 की बात करते हैं। ठीक है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार से संबंधित जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्लियर, ठीक है। ये मैं आप लोग के सामने यहाँ पर आर्टिकल है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इनके अलावा जो भी मौलिक अधिकार हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त रहेंगे, ध्यान। ठीक है, चलिए इसके आगे यदि हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके आगे हम यहाँ पर आप लोग के सामने ठीक है कुछ और भी आगे ठीक है जो भी जानकारियां हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, ये तो हमारी समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा ऐसे और भी अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, कि चाहे संसद की बात करें, संसद में बात करें या विधानसभा की बात करें, संसद या विधानसभा, ठीक है, वोटिंग करने का जो अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को, ठीक है, वो केवल किसके लिए है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ध्यान रखें। उसके अलावा यदि बात करते हैं, ठीक है, वोटिंग संसद या विधानसभा में वोटिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें। ठीक है, तो वोटिंग की जब बात करते हैं तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त। उसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, कि जो सदस्य मतलब कि चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो चाहे संसद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा की बात करें, ठीक है, तो इन राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो इन राज्यों में ठीक है सदस्य या फिर चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी अधिकारों को जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है पर विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आर्टिकल हमारे पास हैं। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आर्टिकल नंबर यदि हम बात करते हैं 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में यहाँ पर जान लीजिए कि आखिरकार नागरिकता संबंधित जो आर्टिकल हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करते हैं। बात करें संविधान लागू होने के समय नागरिकता के अधिकार, इसका मतलब ये है 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 की जब बात करते हैं, जिस दिन संविधान लागू होना था हुआ है, उसी दिन की बात करते हैं कि ऐसे कौन जो भारत की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या पहचान की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करते हैं तो ऐसे जो संविधान लागू होने से पहले, स्वतंत्रता से पहले यदि बात करते हैं भारत में जन्म लिया हो। ठीक है, दूसरे यदि बात करते हैं जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो, भारत में जन्म लिए हो, चाहे वो अखंड भारत के कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान अभी वर्तमान की बात करते हैं, अखंड भारत में जन्मे। ठीक है, जो व्यक्ति अखंड भारत के जो माता पिता हैं उनके के बच्चे हैं उनको भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, इसकी बात करते हैं। ठीक है, दूसरे यहाँ पर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ऐसे भी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जो कि संविधान लागू होने से पहले, कितने वर्ष से पहले, तो यहाँ पर देखिएगा 5 वर्ष, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले से यदि भारत में निवास कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी संविधान लागू होने की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या तो माता पिता भारत के नागरिक हो, ठीक है, या तो कोई यदि मान लो भारत का नहीं भी है लेकिन भारत में 5 वर्ष पहले से निवास कर रहा है, ठीक है, जो कि संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 से बात करते हैं 1950 को यहाँ पर ये देखा गया जो व्यक्ति मतलब कि 5 वर्ष पहले संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष यदि भारत में निवास किया है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, भारत का नागरिक कहलाएगा। क्लियर, चलिए अब यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 दोनों देखिएगा, एक तो बोलता है
अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाली, कहां से, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, एक तो ये कहता है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों, कहां से जा रहा है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक मैं डायग्राम के माध्यम से आप लोग को दोनों, यहाँ पर अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 दोनों बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 दोनों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, मैं एक डायग्राम आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा है भारत। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं भारत की, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ध्यान रखिए, ठीक है, कि पाकिस्तान और भारत की बात हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में बात करते है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ भी क्या था, यहाँ भी जो अभी बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश है, ये भी बांग्लादेश कहलाता था, ध्यान रखें। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 ये कहता है ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से यदि भारत आ रहे हैं, उनको नागरिकता संबंधित क्या अधिकार होंगे। ठीक है, तो यदि एक डेट यहाँ पर रखी गई थी, रखिएगा 19 जुलाई, क्या रखा गया था, 19 जुलाई, ठीक है, 1948। ठीक है, 19 जुलाई 1948 यहाँ पर एक डेट फिक्स कर दी गई। इस डेट तक जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, ठीक है, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है। यदि, ध्यान रखिएगा, इस डेट तक यदि कोई व्यक्ति नहीं आया, ठीक है, तो उसे क्या करना होगा, 6 माह पहले क्या करना पड़ेगा, भारत में। ठीक है, कब, यदि इस डेट तक कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है लेकिन वो भारत में पुनः फिर से आना चाहता है, तब की बात कर रहे हैं कि भारत में अभी तक नहीं आया, 19 जुलाई 1948 तक नहीं आया कोई व्यक्ति, लेकिन वो इच्छा जता रहा है कि मैं भारत का नागरिक बन जाऊं, भारत में रहना चाहता हूं। ठीक है, तो यदि उस डेट तक नहीं आ पाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया की बात करें तो 6 माह पहले भारत में क्या करना पड़ेगा, निवास। ठीक है, यदि भारत में 6 माह निवास करेगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा करके भारत का नागरिक बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 6 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 7 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, अनुच्छेद 7 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो कहाँ से, देख सकते हैं, भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं या चले गए हैं, ठीक है, उनके लिए एक दंड या फिर कुछ भी समझिए, यहाँ पर एक डेट यहाँ पर भी रखी गई है। ठीक है, और डेट क्या रखी गई, मार्च, क्या रखी गई है, 1 मार्च। ठीक है, 1947। ठीक है, 1 मार्च 1947 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, एक मार्च, 1 मार्च 47, ये डेट रख दी गई। 1 मार्च 1947 तक यहाँ पर ये व्यवस्था क्यों की गई देखिएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान, जबकि जानते हैं देश का विभाजन हो रहा है, लेकिन वो सोचते हैं चलो यार हम कराची में रहते हैं, वहां व्यापार करते हैं, वहां और अच्छा हो सकता है, ठीक, इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन वो चले तो गए गलती से। ठीक है, चले गए लेकिन वहां कुछ समय तक रहे और कुछ समय तक रहने के बाद उनको वहां पर अच्छा ही नहीं लगा, ना तो व्यापार चला, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये मतलब की इच्छा जताई कि मुझे, हमें मतलब कि भारत में ही रहना है, पाकिस्तान में नहीं रहना। तो उसके लिए भी एक प्रावधान किया गया। प्रावधान क्या किया गया, 1 मार्च 1947 तक यदि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, चला गया था, लेकिन यदि वो वापस पुनः फिर से भारत में आना चाहता है, जो व्यक्ति भारत से कहाँ गया,
पाकिस्तान, लेकिन पुनः फिर से उसको वहाँ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी ऐसा है, ठीक है? तो वो पुनः फिर से यदि भारत आना चाहता है तो उसके लिए डेट क्या रखी गई? 1 मार्च 1947 तक यदि जो व्यक्ति भारत लौट आता है, ठीक है? उसको भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन यदि 1 मार्च 1947 तक नहीं आ पाता है, कारणवश नहीं आ पाता है, ठीक या नहीं आया था, ठीक है? तो पुनः अब यदि वो वापस आना चाहता था, तो उसके लिए क्या था? वही प्रक्रिया कि 6 माह क्या करना पड़ेगा? 6 माह पहले क्या करना पड़ेगा? भारत में निवास करना होगा। है ना? इसके लिए भी यही प्रक्रिया है, ठीक है? कि 6 मार्च तक भारत में क्या करना पड़ेगा? निवास करना पड़ेगा। उसे उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन कराकर भारत की नागरिकता मिल सकती है, ले सकता है। क्लियर है? ठीक है? तो चलिए अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 यहाँ पर स्पष्ट रूप से डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है? अनुच्छेद 6 क्या कहता है? देखिए पुनः फिर से, यदि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, उनके लिए एक डेट रखी गई 19 जुलाई 1948। यदि इस डेट तक आ जाते हैं तो उनको भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। यदि इस डेट तक नहीं आ पाते हैं लेकिन वो तब भी भारत आना चाहते हैं, इसके बाद भी आना चाहते हैं, तो 6 माह पहले भारत में निवास करना होता था, उसके बाद भारत में भारत का नागरिक बन सकता था। ठीक है? उसी प्रकार से अनुच्छेद 7 की कहते हैं कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, लेकिन पुनः फिर से वापस आना चाहता है, तो उसके लिए डेट रख दी गई 1 मार्च 1947। अब 1 मार्च 1947 तक यदि कोई व्यक्ति पुनः वापस आ जाता है, भारत से गया और पुनः फिर से भारत पाकिस्तान से भारत आ गया, ठीक है? तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि इस डेट तक नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो क्या करना होता था? उसके 6 माह पहले भारत में निवास करना होता था, उसके बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? ठीक है? तो देखिए, चलिए ये हमारा अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 ये कहते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, नेक्स्ट ये देखिए अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9, 10, 11, ठीक है? ये हमारे पास आर्टिकल आते हैं। ठीक है? तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो अनुच्छेद 8 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, ठीक है? ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर हैं, ठीक है? लेकिन वो भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल का मतलब क्या होता है? कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भारत का रहा होगा, ठीक है? लेकिन अब वो व्यक्ति कहाँ पर है? अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, चाइना में है, किसी भी देश की यदि हम बात करते हैं, वो है, तो कौन कहलाता है? वो व्यक्ति कहलाएगा भारतीय मूल। मूल का मतलब होता है जड़, ठीक है? मतलब जो जड़ है, तो जड़ कहाँ की है? भारत की। शाखाएँ कहाँ पर हैं? दूसरे देश में हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता मिल सकती है या नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है। अनुच्छेद 8 के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ध्यान रखें। ठीक है? चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। बिल्कुल सही है। नागरिक ना होने की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है? कहाँ की नागरिकता? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहाँ की बोल रहा है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर, ठीक है? करने वाले व्यक्तियों को नागरिक ना होना। ठीक है? बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति भारत का है और वो अमेरिका का नागरिक बनना चाहता है या अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, ठीक है? तो स्वीकार करने के पश्चात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो उससे वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। भारत से यहाँ पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ध्यान रखना। दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर नागरिक न होना, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखिएगा, नागरिकता के अधिकारों का नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, मतलब नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ये भी हम दूसरा भाषा में कह सकते हैं कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है? तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, निरंतर बने रहना, कभी समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन कब तक समाप्त नहीं होती ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना कब तक, निरंतरता कब तक रहेगी? जब तक जब तक संसद
नागरिकता संबंधित नागरिकता से संबंधित नियमों में परिवर्तन ना कर दे। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, निरंतरता, निरंतरता बने रहना। कब तक? जब तक संसद नागरिकता से संबंधित नियमों में कोई परिवर्तन ना कर दे, तब तक भारत की नागरिकता मतलब निरंतरता बनी, निरंतर बनी रहेगी। ठीक है, चलिए ये अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 तो ये देखते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है ये देखिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 यहाँ पर देख सकते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट, नागरिकता से संबंधित क्या बोलता है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का, ठीक है, संसद को अधिकार। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो ध्यान रखिएगा, कौन बना सकता है? संसद के द्वारा। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून कानून बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 के आधार पर ध्यान रखिए किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 11 में। आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा, ठीक, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पॉलिटी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 11 में क्या कहा है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का संसद को अधिकार। एक बार यहाँ पर देखिएगा, पुनः फिर से हम एक बार रिपीट करना चाहते हैं, देखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और पुनः फिर से एक बार रिपीट, फास्ट रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लें हम। चलिए आए फिर एक बार रिपीट कर लें थोड़ा फास्ट। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, ये तो हमें देख ही लिए हैं आप लोग। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं नागरिकता से संबंधित सिटीजनशिप की बात, नागरिकता संबंधित बात करते हैं, बात करते हैं। भाग में, भाग 2 में है, देखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दिया जाता है। लोग कहते हैं ना, जैसे अभी पीएससी की बात करते हैं, पीएससी में क्या बोला गया, ठीक है, कि बहुत इजी क्वेश्चन आए। इजी इसी कारण से आते हैं, और बहुत से लोग क्या होते हैं कि इजी क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, यही नहीं पढ़ते हैं कि भाग 2 कभी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं? 5 से 11 तक। स्रोत कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। कैसा हमारे देश में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसी नागरिकता है एकल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है। क्लियर है? दूसरा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया, संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है, मतलब 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं, जब संविधान लागू हुआ था उस समय की नागरिकता की बात करता है। क्या प्रावधान थे, क्या क्या करना पड़ा? क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 6 की बात करते हैं, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, जो कि मैंने इसके पहले भी बहुत अच्छी तरह से बताया डायग्राम बना करके। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, इसके मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 में क्या कहता है? भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत का रहा हो, लेकिन अब वो उसके बच्चे जो है दूसरे देश में है, तो वो भारतीय मूल के कहलाते हैं, उनको नागरिकता संबंधी अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 8। ठीक है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों नागरिक ना होना। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का है, दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता अधिकारों का की निरंतरता, मतलब नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। ठीक है, कब तक बना रहेगा? जब तक संसद कोई हस्तक्षेप ना करे तब तक। ठीक है, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का संसद को अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इससे संबंधित यहाँ पर जितने भी आर्टिकल थे नागरिकता संबंधी, मैंने आप लोग को आर्टिकल बता चुका हूँ कैसे कैसे आर्टिकल थे। ठीक है, चलिए अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि नागरिकता संबंधित अधिनियम है, नागरिकता संबंधी अधिनियम। तो अधिनियम कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी अधिनियम की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा नागरिकता संबंधी अधिनियम। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी अधिनियम कौन सा है, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1900, तो दो जरूर देखिएगा।
नागरिकता अधिनियम 1955 सबसे पहले यहाँ पर बना था, ठीक है। और जो इसमें 9 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार संशोधन हो चुका है? 9 बार। और नागरिकता संशोधन, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर ही आज भी भारत में नागरिकता की बात करते हैं, तो आज भी भारत में नागरिकता क्या होती है? आज भी भारत में नागरिकता मिलती है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं, इसमें संशोधन भी किए गए हैं। कौन-कौन संशोधन किए गए हैं? ये देखिएगा, ठीक है। कौन-कौन संशोधन किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसी से संबंधित जो अधिनियम में कब-कब संशोधन किए गए हैं? देखिए आप 1957 की बात करते हैं, ठीक है, 1960 की बात करते हैं, ठीक है, 1985 में हुआ है, 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है, 2015 में हुआ है, ठीक है, 2000 2015 में हुआ है, उसके बाद 2000 हुआ है, ठीक है। कितने बार संशोधन हो चुका है नागरिकता के कानून? ध्यान रखिएगा। और संसद में संशोधन कौन करता है? तो संशोधन भारत कौन करता है? संसद में संशोधन होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो संशोधन संबंधी बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये संशोधन हमारे पास हो चुकी है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन संशोधन हुए, तो देखिएगा कैसे याद रखना है। 57 60 57 60 85 86 57 60 85 86 92 57 60 85 86 92 3 5 15 19, ठीक है। फिर से एक बार बोलिएगा, देखिएगा, बोल के देखिए, बिल्कुल बोलकर देखिए, बिल्कुल रट जाना चाहिए कौन कौन सा है, ठीक है। 57 60 57 60 85 86 57 60 85 86 92 57 60 85 86 92 3 5 2000 3 5 15 3 5 15 और 19, ठीक है। ये हमारे पास संशोधन की हम बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ ये जो इसी अधिनियम से संबंधित यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो कितने हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके तरीके हैं, तो देखिएगा, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा है। इस अधिनियम के आधार पर 1955 के अधिनियम के आधार पर, ध्यान, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, पहला यदि हम बात करते हैं जन्म से, क्या बोलेंगे? जन्म से, इसे हम बोल सकते हैं बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ। यदि हम बात कर सकते हैं तो हो गया जन्म से, दूसरा हो गया पंजीकरण से, पंजीकरण से, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन। यदि हम बात करते हैं वंश के आधार पर, वंश से, ठीक है, बाय डिसेंट, बाय डिसेंट। चौथा यदि हम बात कर सकते हैं उनको, तो जन्म से हो गया, पंजीकरण से हो गया, तो वंश के आधार पर हो गया, ठीक है। इसके बाद यदि बात करते हैं देशीकरण, देशीकरण। और पांचवा यदि बात करते हैं, देशीकरण का मतलब क्या होता है? बायराइजेशन, नेचुरलाइजेशन, कि किसी भी भू भाग को अर्जित करके, क्या कर सकते हैं? भू भाग को अर्जित करके, ठीक है। ये हमारे पास, ये हमारे पास यदि हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। क्लियर है? नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, ठीक है। सबसे पहले यदि बात करते हैं जन्म से, दूसरा है पंजीकरण से,
तीसरा है वंश से, चौथा है देशीकरण से, और पांचवा है किसी भाग को अर्जित करके, ठीक है ना, किसी एनी लैंड एरिया को, ठीक है, यदि हम अर्जित कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी नागरिकता हमारी कहलाएगी। देखिए कैसे, जन्म से यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जन्म से संबंधित जब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, जन्म से कैसे, बाय बर्थ की बात करते हैं, ध्यान, ठीक है, जब बाय बर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा है, जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना, जिस व्यक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है, वो कौन कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जन्म से यदि हम बात कर सकते हैं कि जन्म से यदि हम बात करें तो जन्म से तो यही है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हो रहा है, है ना, या हुआ है। कब तक की बात करते हैं, इसमें भी कुछ ऐसे डेटेज हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर कहते हैं 1950 से 92, 92 से लेकर के 2004 तक की बात करते हैं, ठीक है। यदि उसके बाद भी है तो उसके बाद 2004 से यदि बाद है, ठीक है, 2004 के बाद यदि किसी दूसरे देश में यदि मान लीजिए जन्म हो रहा, किसी जन्म से मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता क्या होगा, माता पिता, ठीक है, यदि माता पिता कोई भारत का हो, ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति भारत का हो, यदि माता या तो पिता, ठीक है, तो उस व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ है वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जन्म से कहलाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब यदि हम बात कर सकते हैं, यदि हम बात करें पंजीकरण से, पंजीकरण का मतलब ये होता है रजिस्ट्रेशन कराकर, कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, अब रजिस्ट्रेशन कराकर वो भारत का नागरिक बन सकता है। वो अब यहाँ पर प्रावधान पहले था 6 माह तक भारत में रहना पड़ता था, ठीक है। यदि कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो पहले व्यवस्था क्या थी, 6 माह, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 7 वर्ष है। कितना वर्ष है, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष पहले उसको भारत में क्या करना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा, और 7 वर्ष में निवास करने के पश्चात वो रजिस्ट्रेशन कराकर भारत का नागरिक बन सकता है, ध्यान, ठीक है। तीसरा यदि हम बात करते हैं वंश से, बाय डिसेंट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, बर्थ से बात कर रहे हैं, वंश से, वंश के आधार पर यह होता है कि यदि माता पिता यदि भारत के हैं, ठीक है ना, यदि माता पिता या दादाजी में से कोई भी भाई भारत का है, ठीक है, अब यदि वो व्यक्ति दूसरे देश में जन्म लिया, कुछ भी ऐसा है, ठीक है, यदि माता पिता भारत के हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के माता पिता भारत में, भारत में जन्म हुआ, ठीक है, या भारत की वंश से संबंधित है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति क्या, उनके बच्चे कहाँ रह रहे हैं, किसी दूसरे देश में, कि दूसरे देश में रहते हैं तो क्या करना पड़ेगा उनको, मतलब वो लोग वंश, क्योंकि वंश किसका है, वंश भारत का है, ठीक है, भारतीय वंश ऐसे हैं, ठीक है, उनका वंश कहाँ का है, भारत का है, तो वो व्यक्ति भले ही दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग उनको नागरिकता वंश के आधार पर भारत की मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं देशीकरण के आधार पर, बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर यदि बात करते हैं, तो बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति की बात करें, ठीक है, यदि भारतीय संस्कृति को सम्मान करता है या तो फिर भाषा, ठीक, यदि बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, बात करते हैं कैसे, देशीकरण के लिए हम बात कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, यदि भारतीय संविधान, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संविधान अनुसूची, संविधान की अनुसूची में नंबर 8 में जितनी भी भाषाएं, यदि संविधान की अनुसूची नंबर 8 की बात करते हैं, जो भाषाओं का ज्ञान है, अच्छे आचरण है, ठीक है, उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है आधार पर देशीकरण। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति ज्ञान, कला, संस्कृति, से संबंधित, ठीक है, विज्ञान, कला, संस्कृति एवं अन्य क्षेत्रों में यदि भारत का सपोर्ट कर रहा है, भारत का विकास कर रहा है, ठीक है, तो उसको ये सब कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अनुसूची की भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे हट करके यदि देशीकरण के आधार पर यदि हम बात करें, तो सब नियम कानून को हटाते हुए यदि विज्ञान, कला और संस्कृति अन्य, ठीक है, कल्चर के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, भारत का विकास से संबंधित सहयोग प्रदान करता है, कि उसे किसके आधार पर, देशीकरण, क्योंकि देशीकरण मतलब देश के लिए, ठीक है, वो कार्य कर रहा है, इसलिए उसको क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भाग को अर्जित करके, देखिएगा बहुत अच्छा, ठीक है, भाग को अर्जित करके यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रख, किसी भाग को, भूभाग को, भूभाग, ठीक है,
किसी भी भूभाग को अर्जित करके, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारा देश है, ठीक है। यदि हमारा देश की हम बात करते हैं, ये हमारा देश बात करते हैं से ये भारत, ठीक है। अब यदि मान लो हमारा जो भारत है, यदि किसी दूसरे देश जैसे बांग्लादेश मान लीजिए, संविधान के आधार पर, ठीक है, हमारा भारत क्या कर दिया, कुछ भूमि को बांग्लादेश को दे दिया है और कुछ बांग्लादेश से को ले लिया, अर्जित कर लिया, ठीक है। तो जो भी भूमि बांग्लादेश की, तो मान लीजिए इस भूमि को हमने क्या कर लिया, अर्जित कर लिया भारत में, ठीक है? तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो भारत के नागरिक हो, क्लियर, ठीक है। तो किसी भी दूसरे देश की वहां से यदि भूभाग को अर्जित कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे वहां के रहने वाले, उस क्षेत्र के रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक। क्यों? क्योंकि भाग क्या हो गया, भारत, ठीक है। तो वहां के रहने वाले लोग भी क्या होंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये हमारे पास क्या, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके। कौन कौन से हैं? जन्म से है, पंजीकरण से है, वंश से है, देशीकरण से है, और किसी भूभाग भूभाग को अर्जित करके यहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर सकती है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। ये है 5 तरीके जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। चलें आगे बढ़े। ये खाली हो गया, है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1955 के आधार पर ही, 1955 के आधार पर ही नागरिकता समाप्त करने के तरीके, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नागरिकता समाप्त करने के, नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। पहला, किसी भी देश की स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त, स्वेच्छा से करें का से प्राप्त कर, अर्जित करना, ठीक है। ध्यान रखिए, किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से यदि अर्जित कर रहे हैं, ठीक है, उसकी नागरिकता भारत से क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर, ठीक है। दूसरा, भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता त्यागने पर, त्यागने पर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भारत की यदि नागरिकता त्याग रहे हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्ति हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तीसरा, बर्खास्तगी, बर्खास्तगी के, बर्खास्तगी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर, ठीक है, नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, कैसे अर्जित कर लेता है, स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, तो उसे नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर ध्यान रखना, भारत की नागरिकता त्यागने पर, भारत की नागरिकता त्यागने पर, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति भारत से नागरिकता को त्याग रहा है तो उसको यहाँ से नागरिकता से हटा दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। तीसरा यदि हम बात करते हैं बर्खास्तगी के द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा इसका मतलब ये है कि उसको बर्खास्त क्यों किया जाएगा, तो ये समझते हैं। बर्खास्तगी का मतलब ये है कि किसी को भारत से हटा देना। क्यों हटाया जाएगा, ये देखिए,
ना तो वो दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त किया है और ना ही वो भारत की नागरिकता त्यागा है, लेकिन तब भी भारत सरकार ही उसको बर्खास्त कर सकती है। इस आधार पर वो इस आधार पर होता है कि सबसे पहली बात ये है, यदि कोई व्यक्ति, यदि हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति नागरिकता लीगल तरीके से प्राप्त किया है, ठीक है, कैसे इनलीगल तरीके से प्राप्त की, यदि कोई व्यक्ति नागरिकता, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, इनलीगल, इनलीगल तरीके से यदि प्राप्त किया है, इनलीगल तरीके से प्राप्त किया है, लीगल नहीं इनलीगल तरीके से प्राप्त किया है, ठीक है, तो उससे उसको यहाँ पर बर्खास्त किया जा सकता है। क्लियर, ठीक है। दूसरा भी हम बात कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति व्यक्ति ठीक है, दुश्मन देश, या फिर हम ये बोल सकते हैं युद्ध के समय दुश्मन देश को भारत जानकारी प्रदान कर रहा है, प्रदान कर रहा है, ठीक है, जानकारी प्रदान कर रहा है, तब भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति नागरिकता इनलीगल तरीके से प्राप्त करता है तो उसको भी नागरिकता मतलब भारत से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति युद्ध के समय दुश्मन देश को भारत की जानकारी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तब भी उसको भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, हटा दी जाएगा, ध्यान बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीसरा, और भी कुछ कारण है यहाँ पर ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी दूसरे देश में 7 वर्षों से, ठीक है, अब मतलब अपनी स्वेच्छा से रह चुका है या रह रहा है, ठीक है, 7 वर्षों तक भारत के बाहर रहा है और उस देश में रह रहा है, तो उसको भी भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, और भी क्या कारण है, और भी कुछ कारण है, जैसे एग्जांपल की बात करें, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, दूसरे देश में कम से कम 2 वर्ष की सजा प्राप्त हो गई हो, यदि किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक है तो दूसरा देश ने भारत को 2 वर्ष की सजा सुना चुका हो, या सजा उसे दूसरे देश में 2 साल की मिल चुकी हो, तो उसे भारत से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो बर्खास्तगी की बात करते हैं, ध्यान, नागरिकता समाप्त करने के तरीके हम समझते हैं 3 तरीके, किसी देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त करने पर, भारत की नागरिकता त्यागने पर, बर्खास्तगी के द्वारा, ठीक है, और बर्खास्तगी के द्वारा क्यों किया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता इलीगल तरीके से प्राप्त कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति युद्ध के समय किसी दुश्मन देश का क्या कर रहा है, साथ दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात कर सकते हैं, किसी दूसरे देश में 7 वर्षों से रह रहा है, ठीक है ना, बिना भारत की इंफॉर्मेशन के रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये अपने इच्छानुसार रह रहा है, ठीक है। यदि और नेक्स्ट यदि हम बात कर सकते हैं, ठीक, यदि कुछ दूसरे देश ने क्या कर दिया, भारत के व्यक्ति को किसी दूसरे देश ने 2 साल का सजा सुना चुका है, सजा मिल चुकी हो उसे, ठीक है, तो उसे भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ध्यान रखना। क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास नागरिकता त्यागने के कितने तरीके, 3 तरीके। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, नागरिकता त्यागने के 3 तरीके, ठीक है। ये किस अधिनियम के आधार पर, नागरिकता अधिनियम 1955, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो आज मैं इस वीडियो को आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को नागरिकता से संबंधित जो जानकारी थी, ठीक है, मैंने दिया। इसके आगे और भी जो जानकारियां हैं, कुछ जानकारियां हैं, जैसे एनआरआई वगैरह जो भारतीय नहीं, भारतीय प्रवासी भारतीय हैं, ठीक है, हाँ, पीआईओ के बारे में, सीआईओ के बारे में, ये जो भी है हमारे पास, तो मैं उसके बारे में आप लोग के आगे बताऊंगा। क्लियर है, ओसीआई जिसे बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इससे संबंधित अगला वीडियो हो सकता है कि मैं बना दूं आप लोगों को, ठीक है ना, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी वो आगे वीडियो आपको समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। कैसा लगा ये आप लोग को वीडियो, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। नागरिकता संबंधित बहुत आसान भाषा में मैंने आप लोग को बताया, ठीक है ना, कि कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आर्टिकल कौन कौन से हैं, नागरिकता
कहाँ से ली गई है, ठीक है? कैसा हमारे पास नागरिकता कैसी है, हमारे देश में नागरिकता कैसी है, दोहरी नागरिकता किस देश में, ये इन सब के बारे में मैंने आप लोग के सामने, ठीक है, प्रस्तुत किया। क्लियर है? ठीक है? चलिए धन्यवाद। इसके साथ मैं आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद।